आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जो हमारे देश का युवा है वो इस समय बेरोजगारी की मार झेल रहा है और ये मार जो है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि बीते 2 साल से कोरोना की चपेट में हमारा देश आया हुआ है और तमाम करोड़ों नौकरियां जाने के बाद भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है इस पे। इसी की चर्चा करने के लिए हम डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन जी एस राठी के पास पहुंचे हैं। जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है कुछ सवालों पे। सर, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद मोंटू जी। सर, जैसे कि सभी देख रहे हैं कि करोड़ों नौकरियां जो हैं वो हमारे जो देश के युवा हैं उनकी गई हैं और कोरोना काल के चलते जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए नौकरियां छीन ली हैं, या तो रिजाइन करवा लिए गए हैं या फिर टर्मिनेट किया जा रहा है लोगों को। तो क्या कहेंगे आप इस जो ये प्रतिक्रिया चल रही है इसके ऊपर? देखिए मोंटू जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने ऐसी स्थिति के अंदर, जबकि हमारा देश एक कोरोना काल से जूझ रहा है और कोरोना काल में हमारे देश में बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत ही अहम है, उस मुद्दे को आपने चुना। तो मैं इस पे ये बताना चाहता हूं आपको कि ये जो हमारा पूरा 1.5 वर्ष से ज़्यादा का जो हमारा कोरोना काल का अभी जो समय हमारे देश में निकला है उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो घुटनों के बल आ चुकी है और उसके चलते हुए आज की जो स्थिति और परिस्थिति ये है कि हमारे देश में तकरीबन 30 करोड़ के आसपास बेरोजगार हुए हैं कोरोना की मार झेलते हुए। इसके अलावा जो हमारा अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है हमारे देश का, उसमें ऑलरेडी 46-47 करोड़ हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं जो सुबह घर से निकलते हैं और शाम को जब घर में घुसते हैं तो उनको पता नहीं है कि भाई वो जब घर से सुबह निकलेंगे तो उनको कोई रोजगार मिलेगा कि शाम को घर में घुसेंगे तो उनकी जेब में कुछ पैसा होगा जो अपने घर में जो उनका परिवार है उसका लालन पालन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पूरी परिस्थिति जो बनी है इसमें हम पूरा जो दोष है वो हम इकोनॉमी को ही नहीं दे सकते। अब कोई भी स्थिति परिस्थिति बनती है, कोई उतार चढ़ाव की बनती है, तो उसको हम और हमारी सरकार कैसे मैनेज कर रही है वो बहुत अहम चीज है। अब यहां हम देखते हैं तो सरकार लगभग जैसे अर्थव्यवस्था हमारी घुटनों पे आई है तो सरकार भी घुटनों पे ही आ गई है। सरकार ने ना के बराबर कोई कदम उठाया है। बेरोजगारी गरीबी की तरह हो गई है कि बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। जैसे गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, वैसे बेरोजगारी सिर्फ गरीबों को इंपैक्ट कर रही है और बढ़ती ही बढ़ती जा रही है जी। तो क्योंकि जैसे कि बड़े प्राइवेट कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने कोरोना का हवाला देके करोड़ों नौकरी ले ली है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट होता है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का अगर देखा जाए वो कहीं कमी उसमें नजर नहीं आ रही है। अगर वाकई में उनको इम्पैक्ट कर रहा है उनके बिजनेस को तो करोड़ों के एडवर्टीजमेंट अभी भी उनके चल रहे हैं। और जैसे कि सरकार कह रही है कि कई जो कह सकते हैं कॉरपोरेट्स को मदद कर रही है एक सरकार, कई करोड़ों के उसने हेल्प करा है ताकि लोग जो हैं उनकी नौकरियां ना जा पाएं। अगर सरकार ने मदद की है तो क्या कॉरपोरेट तक वो मदद नहीं पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो फिर ये इम्पैक्ट क्यों आ रहा है युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का? ये चीज मैं अभी आपने जो पहले प्रश्न किया था मोटू जी, उसमें मैंने आपको बोला था कि सरकार अपने घुटनों पे आई हुई है। तो जो एक पूरा सिस्टम है वो दिमागी रूप से तंग हो चुका है। अभी आपने बात किया कि बहुत सी कंपनियां हैं जो एडवर्टीजमेंट कर रही हैं। अगर हम इसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाके देखें तो उसमें जो एडवर्टीजमेंट करना बुरी बात नहीं है। अगर किसी की कोई दुकान है, किसी का कोई एक बिजनेस है, वो नहीं चल रहा तो उसको बढ़ाने के लिए वो एडवर्टाइज करता है, तो ये एक हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको देख सकते हैं यहां पे। दूसरी चीज जो आपने बताई है कि ये जो कोरोना काल चला है इसके अंदर काफी जो कंपनियां हैं वो अपना जो एम्प्लॉइज हैं उनको हटा रही हैं नौकरी से, और सरकार फिर भी जो उन कंपनीज हैं उनको एक पैकेज दे रही है, राहत का पैकेज दे रही हैं। तो यहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन नेक्सस चल रहा है जो कि जिसका इफेक्ट ना तो सरकार के ऊपर आ रहा है ना उस कॉरपोरेट के ऊपर आ रहा है। उसको सिर्फ झेल रहा है तो आम आदमी झेल रहा है उसको। वो सिर्फ उसके घर का जो चूल्हा है वो बुझ रहा है, जो बच्चे जो जिनको खाना नहीं मिल रहा वो उस आदमी के बच्चे जो बेरोजगार हो रहा है।
बेल आउट पैकेज बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती हैं, डकार जाती हैं, उनका कोई ऑडिट नहीं होता है। तो ये स्थिति अभी देश में चल रही है। क्योंकि जैसे कि देखा गया है, जो लेबर मंत्रालय है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ना कि केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लेबर के ऊपर काम करती हैं, वो संस्थाएं भी चुप हैं। और जो हमारा लेबर मंत्रालय है या लेबर जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जोनल या डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल पे, सभी लोग चुप हैं, कोई भी इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है। तो क्या समझा जाए कि ये पूरा एक बड़ा सिंडिकेट है कि संस्थाएं भी चुप, सरकारी मंत्रालय भी चुप, कॉरपोरेट भी चुप? अब पूरा ये समीकरण अगर देखा जाए तो इसकी मार जो है केवल वो आम आदमी ही झेल रहा है, बाकी ये जो बड़े बड़े सिंडिकेट्स दिख रहे हैं ये सब चुप हैं। क्यों? देखिए, यहां आपने एक अंतर्राष्ट्रीय का भी जिक्र किया है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं तो दूसरे जो देश हैं वहां पे स्थिति ऐसी नहीं है। वहां पे जो भी राइट्स होते हैं या जो आपके कुछ भी रिफॉर्म्स आते हैं वो बहुत सीरियसली बनाए जाते हैं और उन रिफॉर्म्स का बड़ी कड़ाई से पालन होता है। वहां पे आपको ये स्थिति नहीं मिलेगी। वहां एक्सप्लॉइटेशन बहुत कम है। एक्सप्लॉइटेशन है लेकिन इतना ऐसा एक्सप्लॉइटेशन नहीं है कि अगर आप किसी की इतनी बुरे ढंग से आप उसकी पिटाई कर रहे हो, उसको नौकरी से भी निकाल दिया, उसके बाद वो बेचारा आदमी सुबह अपने घर से चल के आया है, बैठा है ऑफिस में, 2 मिनट में एचआर आके उसको बोलता है या बोलती है कि भाई आप हमें ना रेजिग्नेशन लिख के दे दीजिए। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है उस इंसान की। रेजिग्नेशन ना देने पे कई जगह टर्मिनेशन। यस, तो ये रेजिग्नेशन ना दो तो फिर उसके बाद टर्मिनेशन देते हैं। टर्मिनेशन का एक जिक्र होता है। टर्मिनेशन एक ब्लैक स्पॉट है, जैसे क्रिमिनल को सजा मिलती है और उसका एक गुनाह साबित हो जाता है, उसकी रेड एंट्री हो जाती है, वैसी प्रोफेशनल लाइफ में अगर किसी को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाए तो इट इज ए काइंड ऑफ क्रिमिनल चार्ज ऑन दैट पर्सन। उसको आगे जीवन में कहीं उसको बेचारे कोई नौकरी मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज उसको नौकरी नहीं मिलेगी। उसका क्या? उसके लिए हमारी जो लेबर जो संस्थाएं हैं, जो लेबर रिफॉर्म्स, लेबर मिनिस्ट्री है, वो चुप है। बोगस संस्थाएं, बिल्कुल बोगस हैं। मैंने खुद जाके मंत्रालयों में देखा है, वहां सिर्फ बाबू लोग आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, शाम को चले जाते हैं, महीने के आखिर में उनकी तनख्वाहें बंधी हुई हैं। सरकारी कर्मचारी को आप इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। एक प्राइवेट आदमी जो आपकी संस्था में काम कर रहा है, आप उसको 5 मिनट में हटा सकते हैं। उसको धौंस देंगे आप टर्मिनेशन की, वो बेचारा क्या करेगा? छोड़ के जाएगा वो। तो इसीलिए जो हमारी जो लेबर जो संस्थाएं हैं उनको बड़ी कड़ाई से रिफॉर्म्स लाने चाहिए। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, इनको पूरा एक अपना एक गहन अध्ययन करके और कुछ पहलू पे काम करना चाहिए इसके ऊपर कि कल को कोई भी विपदा आती है, कोई आपदा आती है, तो क्या आपकी कंपनी इतनी सक्षम है कि उस आदमी को आप देखरेख कर पाएंगे? बहुत सी हमारे देश में ऐसी कंपनियां हैं। आप टाटा का एग्जांपल लीजिए, ब्रिलियंट। आप इवन आप अंबानीज का लीजिए, बहुत बढ़िया। अगर आप एम्प्लॉइज की बात करें तो दे आर ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। अगर एम्प्लॉय को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे उस देश में कोई अकाल आगे पड़ जाए, तो वो अपने आदमियों को नहीं फेंकती। इसका मतलब यह है कि भाई आप सेल्फिश हो गए। जब तक आपको उस एम्प्लॉय की जरूरत थी, आपने उसका खून पसीना सब कुछ चूसा, और जब जैसे ही आपके ऊपर कोई बात आई, आपने उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। दैट शुड नॉट बी द केस। तो कैप्टन साहब, ऐसे ही सोशल मीडिया पे हमने एक पोस्ट भी देखा है जो आपने कॉर्पोरेट्स के लिए लिखा है कि जो पूरा ये एम्प्लॉयज को ब्लैकमेल करते हैं, फिर रेजिग्नेशन लिखवाते हैं, नहीं देने पे टर्मिनेट कर देते हैं। ये तो पूरा सिंडिकेट है। इसमें आपने जो पोस्ट लिखा है वो क्या कुछ पोस्ट है, जनता को बताएं, और क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी इस पे? देखिए मोन्टू, इसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है जो पिछले 1.5 साल से, वो बहुत ही खराब रहा है। इसमें बहुत लोगों ने हमें अप्रोच किया और हम भी काफी लोगों के ऐसे संपर्क में आए कि जहां पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या मध्यम दर्जे की जो कंपनियां हैं, वो एम्प्लॉइज के पास आके कहती हैं भाई रिजाइन कर दो। मैं किस लिए रिजाइन करूं? नहीं, कोरोना काल चल रहा है, हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, इसलिए आप रिजाइन कर दो। उस आदमी के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई,
वो आया, घर से आगे बैठा है वो नौकरी पे, इतने में आके उसको एक रेजिग्नेशन का फर्रा पकड़ा दिया जाता है। क्या उसने, जब उसको रेजिग्नेशन दे रहे हैं, उसको नौकरी से हटा रहे हैं, क्या किसी ने उसको देखा है कि उसके घर में कौन है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उसके बीवी बच्चे, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनकी फीस कैसे भरता है वो, क्या उसने लोन ले रखा है? आप उसको नौकरी से निकाल रहे हैं तो उसका आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? और फिर वो एक बार ही बोलता है कि मैं रिजाइन नहीं दे सकता, थोड़ा मेरी कंसिडर कर लीजिए, मेरे को प्लीज नौकरी पे रख लीजिए। वो गिड़गिड़ाता है, लिटरली घुटनों पे गिर के गिड़गिड़ाता है वो एचआर के सामने। लेकिन वो कहते हैं अगर आप रिजाइन नहीं किया तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। फिर वो क्या करेगा? वही टर्मिनेशन के डर से फिर वो रेजिग्नेशन। टर्मिनेशन इज अ काइंड ऑफ ब्लैकमेल। तो उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि या तो रिजाइन करो, नहीं तो हम टर्मिनेट करेंगे। तो इसी चीज के चलते हुए ये हक है। तो एक तो सबसे बड़ा यहां पे एक नेगेटिव पॉइंट के अंदर यह आ गया कि सरकार ने जो ये एम्प्लॉइज हैं इनकी जो राइट्स हैं उनको कैसे सेफगार्ड किया। यहां पे तो उसका राइट कोई सेफगार्ड ही नहीं है। वो आया, कोई आके एक एचआर वो आके पकड़ा दिया उसको कि भाई ये कागज है, कल से नौकरी पे मत आना। उसकी जिंदगी चली गई और उसके बाद आप उसको टर्मिनेशन की धमकी देते हो। तो इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई है जिसके अंदर वी विल बी गोइंग अहेड ऑन द लीगल एस्पेक्ट्स। हम लीगली और हर तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सेल्फलेस सर्विस हम ऐसे लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और हम देखेंगे कि कितना ही बड़ा तुर्रम खा कोई भी कंपनी हो, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे मीडियम लेवल की छोटी कंपनी है, कि वो अगर एक एम्प्लॉय को निकालती है तो उसके राइट्स को सेफगार्ड गवर्नमेंट करे। तो इसके ऊपर जरूरी है, अगर वो कंपनी इतनी सक्षम नहीं है कि वो चला पाए। दूसरा, वो कंपनियां सरकार से फाइनेंशियल एड लेती हैं, सरकार के आगे जाके घुटने टेक देती हैं कि भाई कोरोना काल आ गया, आप हमें फाइनेंशियल एड दो, आप हमें रिवाइवल पैकेज दो। सरकार उनको 8,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज पकड़ा देती है। तो जब वो सरकार से पैसा ले लिया तो एम्प्लॉय को निकालने की गुंजाइश ही नहीं है उसमें। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे जो युवा हैं और जो भी कोई सिटीजन है जिसको बेरोजगार किया जा रहा है इस प्रकार से ब्लैकमेल करके, उस चीज के ऊपर बैन लगे। और ये जो संस्थाएं जो ऐसा काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, नाम नहीं बोलना चाहूंगा मैं, ये पूरा सिंडिकेट है इनके साथ। इसके अंदर बहुत बड़ा पूरा रैकेट है, मंत्रियों से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके, कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और पूरा लेबर डिपार्टमेंट, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। समस्या सिर्फ ये है कि जब हम जिन राइट्स की हम बात करते हैं तो उन राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उन राइट्स के बारे में लड़ें। और दूसरा, हमारी जो न्यायपालिका है उसके अंदर जो डिसीजंस हैं, जो उसमें फैसले हैं, वो इतने डिलेड हैं। आज कोई जाके हम किसी को बोल दे अरे भाई आप कोर्ट में चले जाना वकील साहब के पास, वो बेचारा क्या करेगा? वो कोर्ट में जाएगा, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल धक्के खाएगा वो, उसके बाद मर खप जाएगा। उसके बाद उसका क्या होगा? हमारी न्याय प्रक्रिया इतनी स्ट्रोंग नहीं है, इतना डिलेमेंट है उसके अंदर। तो कैप्टन साहब, जैसे कि आपने अपनी सारी राय जनता को बताई, सामने अपनी बातें रखी, क्या कहेंगे आप जो लोग हैं जो बेरोजगार हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है यूथ की है, तो क्या कहेंगे आप यूथ से कि कैसे इस चीज़ से वो निजात पाएं और क्या करना चाहिए जो अपने राइट के लिए खड़े हो सकें, आवाज़ बुलंद कर सकें? क्या कहेंगे आप, संदेश जो आप जनता को देना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे रोजगार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे एक राइट की बात कर रहा हूं जो एक बेरोजगारी के साथ जुड़ा हुआ है। रोजगार नहीं, बेरोजगारी के साथ जुड़ा हुआ है, जो जहां प्रताड़ना सह रहा है एक आम आदमी जो ऑलरेडी रोजगार में है और उसको गलत ढंग से निकाला जाता है, उसको ब्लैकमेल करके निकाला जाता है। इस स्थिति में उसको मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होना। बहुत सी स्थिति में क्या होता है, जब वो निकाल देते हैं ऐसे, बहुत से एम्प्लॉय सुसाइड कर लेते हैं, बहुत केसेस आते हैं। बहुत से एम्प्लॉइज का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर इतने घुट जाते हैं, उनको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि कुछ दिनों में चल बसते हैं वो, और उनके परिवार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार को भूल जाइए, सरकार नहीं लेती किसी की सुध। ये सिर्फ आते हैं, 5 साल बैठते हैं, पैसा खाते हैं, डकारते हैं और टै बोलते हैं ये लोग। ये इनका और कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी है, जिसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको वो सामने आए और वो उसके साथ फाइट करे, और ये ब्लैकमेलिंग के झंझट में ना फंसे, वो अपनी आवाज बुलंद करे वो। और इसीलिए हमने जो अपना एक सिस्टम बनाया है, जो भी इस प्रकार का कोई भी जो प्रताड़ित है हमारे देश का नागरिक, जिसके साथ इस प्रकार की सिचुएशन हुई है,
वो हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकता है, फिजिकली भी हमारे ऑफिस में आ सकता है, या admin@dpi4change.org पे अपनी समस्या को लिख के भेज सकता है, या हमारा एक नंबर है 9350316599। ये नंबर नोट कर लीजिए और इसके ऊपर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपकी जो परेशानी है उसको बता सकते हैं और डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे। हम आपकी जो बात है, चाहे हमें वो पीएम तक पहुंचानी पड़े, चाहे हमें स्टेट के सीएम तक पहुंचानी पड़े, या हमें उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना पड़े, हम उसको लेके जाएंगे और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम हम आपको उसका न्याय दिलवाएंगे। और हम उसके अंदर जो कंपनी है उसकी जवाबदेही तय करेंगे उसमें कि वो क्यों निकाल रही है। उसके साथ ऐसी रियली में ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है कि वो लोगों को निकालने पे मजबूर है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक प्रॉफिट मोटिव को एक काउंटर और एनकाउंटर करने के लिए वो इस प्रकार का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब जानकारी साझा करने के लिए। तमाम जो दर्शक हैं वो देखेंगे और वो समझेंगे कैसे वो मजबूत हो सकते हैं और अपने हक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंटी करप्शन को टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोंटू जी। तो जैसे कि आपने देखा कैप्टन जीएस राठी ने आपने अपने विचार साझा किए हैं और एक तरह से जागरूक भी किया है जो देश के यूथ हैं, जो बेरोजगार हुए हैं, कैसे वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।